पिछले वीडियो में एक बहुत ही बड़ा कांड हो गया कि मिरर व्यू ऑन था यार कैमरा का। तो दिक्कत हो गई, लेकिन हाँ, आप लोगों ने मेरी आवाज़ तो आई थिंक सुन ली होगी। तो मैंने पढ़ा अच्छा था, बोला अच्छा था, लेकिन लिख उल्टा रहा था। लेकिन आई होप आपने थोड़ा बहुत तो चैप्टर पढ़ा होगा पहले, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ वैसे पिछली वीडियो में सिर्फ डेफिनेशंस और प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉर्मूले लिख रहा था मैं, कुछ नया था नहीं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वर्क डन बाय सिस्टम कैसे निकालते हैं। ठीक है, वर्क डन बाय सिस्टम। तो सिस्टम का वर्क डन कैसे निकालते हैं? तो वर्क डन बाय सिस्टम का फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। पी एक्सटर्नल यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, उसको मैं चेंज इन वॉल्यूम से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ नेगेटिव साइन के साथ, तो वो मेरा वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, कल की वीडियो में मैंने एक चीज़ छोड़ी थी, वो ये थी कि डेल्टा एच क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर और डेल्टा यू क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्यू होता है। ये आज बताऊंगा मैं आपको, बिल्कुल अभी बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ओके, अब हम बहुत सारे फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। अब कुछ सेकंड में सिर्फ फॉर्मूले होने वाले, संभल के रहना। अब आपको पता होगा कि आइसोथर्मल क्या होता है। आइसोथर्मल मतलब कि जब टेम्परेचर सेम रहता है उसे आइसोथर्मल बोलते हैं। बिल्कुल। अगर मैं पूछ रहा हूँ कि आइसोथर्मल, अगर कोई कंडीशन आइसोथर्मल है, मतलब लेट्स सपोज एक सिस्टम है जिसमें टेम्परेचर सेम है, मैं टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहा, तो उसमें कितना वर्क डन लग रहा है? तो वो वर्क डन होगा, दो वर्क डन हो गए। एक होगा रिवर्सिबल के लिए, मतलब क्या तो मैं बहुत ही स्लोली वर्क डन कर रहा हूँ, क्या तो मैं बहुत ही फास्ट वर्क डन कर रहा हूँ, यानी कि इरिवर्सिबल कर रहा हूँ। अगर मैं बहुत ही फास्ट वर्क डन कर रहा हूँ तो उस केस में फॉर्मूला सेम ही रहेगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। लेकिन अगर मैं रिवर्सिबल यानी कि बहुत ही स्लो वर्क डन कर रहा हूँ, तो उस केस में आपको क्या लेना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक एलिमेंट को लेके। तो वो उस केस में फिर आपका फॉर्मूला बन जाएगा माइनस एन आर टी, माइनस साइन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, तो आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ से यहाँ कैसे है। ठीक है, तो माइनस एन आर टी। अब क्योंकि अब थोड़ा सा ये आपने स्लो जा रहा है, थोड़ा सा यू नो आपको थोड़ा लिमिट लेना, इंटीग्रेट करना, एलिमेंट लेना, वो सब चीज़ है। तो इस केस में लॉग आ जाएगा, लॉग 10 V2 बाय V। ठीक है, तो वर्क डन अगर बहुत ही स्लो हो रहा है आइसोथर्मल यानी कि रिवर्सिबल, तो उस केस में आ जाएगा माइनस एन आर टी लॉग 10 V2 बाय V1। और अगर बहुत ही फास्ट हो रहा है, एक कांस्टेंट प्रेशर पे होगा, एक ही प्रेशर में होगा, तो उस केस में माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी बिल्कुल सेम का सेम आ जाएगा। ठीक है, अगर ये आइसोथर्मल है। अगर मैं कह रहा हूँ ये है आइसोबारिक। आइसोबारिक में क्या होता है कि प्रेशर सेम रहता है। अगर प्रेशर सेम रह रहा है तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी ही रहेगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ मुझे बताओ कि क्या मैं डेल्टा वी को लिख सकता हूँ V2 बाई V1? बिल्कुल लिख सकते हो। अब यहाँ पे आपने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। अगर मैं पी को डिनोमिनेटर में ले जाऊँ तो मैं लिख सकता हूँ एन आर टी 2 बाई P2 माइनस एन आर टी 1 बाई P1। अब क्योंकि मुझे पता है P1 V1 इज इक्वल टू एन आर टी वन, P2 V2 इज इक्वल टू एन आर टी टू बाई आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, अब क्योंकि आइसोबारिक है तो प्रेशर सेम रहेगा, तो यहाँ पे P2 नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ P रहेगा, बिकॉज प्रेशर सेम रहेगा, बाकी टेम्परेचर डिफरेंट होगा। ठीक है, अगर मैं ले रहा हूँ आइसोकोरिक, देखो मैं एक एक चीज़ समझा रहा हूँ फॉर्मूले में भी। आइसोकोरिक, तो आइसोकोरिक में वर्क डन जीरो हो जाएगा, बिकॉज आइसोकोरिक में वॉल्यूम सेम रहता है, यानी कि डेल्टा वी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है एडियाबैटिक। पहली चीज़, आपको एडियाबैटिक का मतलब पता नहीं होगा। एडियाबैटिक होता है जिसमें हीट ट्रांसफर जीरो है, मतलब जैसे ये वाली बॉटल ली थी ना मैंने, कहाँ गई ये वाली, तो इस केस में क्या था, अच्छा ऊपर ये भी रख दो। ठीक है, अब इसमें क्या था कि ना ही हीट बाहर रिलीज हो सकती है, ना ही मैटर हो सकता है, आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, तो हीट इसमें बाहर रिलीज हो सकती है बिकॉज इसका जो मटेरियल है वो क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो एक ऐसा सिस्टम जिसका मटेरियल क्या हो, इंसुलेटिंग हो, यानी कि वो बाहर से हीट एक्सचेंज नहीं कर सकता, नहीं अंदर बाहर, तो ऐसे तरह के मटेरियल को, ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे एडियाबैटिक सिस्टम। ठीक है, तो एडियाबैटिक में हीट ट्रांसफर जीरो है, नहीं बाहर से हीट आ रहा है, नहीं अंदर से हीट जा रहा है। ठीक है, वो एडियाबैटिक होगा, यानी कि क्यू कहते हैं हीट ट्रांसफर, वो क्या है, जीरो है। ठीक है, तो एडियाबैटिक में भी क्या तो आप बहुत ही स्लो प्रोसेस करोगे रिवर्सिबल, या तो बहुत ही फास्ट करोगे इरिवर्सिबल। ठीक है, अगर आप स्लो कर रहे हो तो उस केस में वर्क डन का फॉर्मूला आ जाता है एन आर डेल्टा टी
अपॉन गामा माइनस वन, इरिवर्सिबल यानी कि बहुत फास्ट हो रहा है एक बारी में, तो वर्क डन आ जाएगा एन आर डेल्टा टी गामा माइनस वन। अब वो बोलोगे दोनों फॉर्मूले सेम है, तो हाँ दोनों फॉर्मूले सेम है, लेकिन एक चीज़ डिफरेंट है। पहली चीज़ आप सोच रहे हो भैया गामा क्या है, ठीक है, एक चीज़, हाँ एक आप सोच रहे होगे कि गामा क्या होता है, तो गामा होता है सी पी बाई सी वी, इसे पॉइजन रेशियो भी कहते हैं। अब सी पी क्या होता है याद करो पिछली क्लास में, सी क्या होता था टोटल हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आ जाए ना क्यू अपॉन डेल्टा टी, और अगर यहाँ पे मैं सी पी एम और सी वी एम लगा दूँ तो हो जाएगा क्यू अपॉन डेल्टा टी, क्यू वी अपॉन डेल्टा टी अपॉन सॉरी क्यू पी अपॉन डेल्टा टी अपॉन क्यू वी अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा, ठीक है। तो सी पी एम अपॉन सी वी एम, हम मोस्टली सी पी अपॉन सी वी ही लिखते हैं, तो गामा होता है सी पी अपॉन सी वी। ये आ गए दोनों फॉर्मूले। अब दोनों फॉर्मूले में एक चीज़ डिफरेंस है, वो है टेम्परेचर। दोनों फॉर्मूले में टेम्परेचर निकालने का मेथड अलग होता है। अब देखो क्या होता है, जस्ट वेट एंड वॉच। अब बोलो कि भैया आइसोथर्मल में दोनों अलग थे, एडियाबैटिक में दोनों फॉर्मूले सेम है, हाँ सेम है, लेकिन दोनों में टेम्परेचर निकालने का मेथड अलग होता है। रिवर्सिबल के अंदर और इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल के अंदर टेम्परेचर कैसे निकालते हो, तीन मेथड है टेम्परेचर निकालने के। पहला मेथड होता है पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, गामा वही है सी पी अपॉन सी वी, तो पी वी की पावर गामा कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, या फिर आप दूसरा मेथड इस्तेमाल कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन, टी वी गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दूसरा पी गामा माइनस वन टी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब याद कैसे करें, आपको पता है पी वी स्क्वायर मतलब पी वी गामा है, तो आसान है याद करना, ठीक है। उसके बाद ये टी थोड़ा वन जैसे लगता है, तो याद रख लो कि माइनस वन करना है पावर में। अब जब तीसरा है तो देखो जहाँ पे प्रेशर आएगा वहाँ पे टेम्परेचर करना है गामा माइनस वन, जहाँ टेम्परेचर आएगा वहाँ पे प्रेशर करना है गामा, ठीक है। तो पी के साथ गामा माइनस वन और टेम्परेचर गामा, मतलब कि उल्टा कर देना, टेम्परेचर के साथ गामा माइनस वन तो वहाँ पी लगा देना, पी के साथ यहाँ गामा तो टेम्परेचर के साथ लगा देना, ठीक है। ये कांस्टेंट हो गया, ओके। अब इरिवर्सिबल के अंदर टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है। पहली चीज़ आपको मैंने बताया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब एडियाबैटिक की बात हो रही है ये, ठीक है। आइसोथर्मल हो गया, आइसोकोरिक हो गया, आइसोबारिक हो गया, भैया एडियाबैटिक की बात चल रही है। तो एडियाबैटिक के अंदर आपको पता है क्यू जीरो होता है, तो डेल्टा यू बराबर आके वर्क डन के, ठीक है, एडियाबैटिक वर्क डन कह सकते हो। अब अच्छा अब देखो सी वी एम का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। एम किसके लिए होता था, नंबर ऑफ मोल्स के लिए होता था, तो नंबर ऑफ मोल्स एक मोल के लिए होता था, आप डिवाइड कर देते थे क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, ठीक है। अब यहाँ पे वी है, वी कॉन्स्टेंट ऑफ क्यू वी आ गया। अब क्यू वी होता है डेल्टा यू के इक्वल। अब मैं बता देता हूँ क्यू होता है, मैं बता देता हूँ क्यू होता है। अब देखो अगर मैं डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू रखूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ कि आइसोबार, अब आपने पढ़ लिया है कि जो वर्क डन होता है वो होता है माइनस पी डेल्टा वी, है ना, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर आइसोकोरिक वर्क डन हो रहा है, यानी कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम सेम है तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा यू बराबर आ जाएगा क्यू के। और ये डेल्टा यू क्यू के बराबर क्यों आया, जब मैंने इसे कांस्टेंट वॉल्यूम पे रखा था, यानी कि जब मैंने इसे कांस्टेंट वॉल्यूम में रखा था, तो इसलिए डेल्टा यू क्यू वी के इक्वल आ गया। मैं फिर से समझा रहा हूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। अभी अभी आपने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क डन ऑन सिस्टम इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वर्क डन, सॉरी माइनस पी एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम, तो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम ही डेल्टा वी है, ठीक है, और क्यू एज इट इज था, ओके। अब आपको पता है अगर मैंने कंडीशन ली है, मैंने क्या कंडीशन ली है कि आइसोकोरिक यानी कि डेल्टा वी जीरो यानी कि वॉल्यूम सेम है, अगर वॉल्यूम सेम रहेगी डेल्टा वी जीरो रहेगा तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा यू क्यू के बराबर आ गया। ये क्यू के बराबर तब आया जब मैंने आइसोकोरिक लिया था, अगर मैं आइसोकोरिक नहीं लेता तो ये कंडीशन आ पाती नहीं आ पाती, तो आइसोकोरिक यानी डेल्टा वी जीरो रहने पर ही ये कंडीशन आई है, तो यानी कि वॉल्यूम के कांस्टेंट होने पर ये कंडीशन आई है, तो इसने यहाँ पे क्यू वी लगा दिया, तो इसलिए डेल्टा यू किसके बराबर था, क्यू वी के। तो यहाँ पे मैं क्यू वी की जगह डेल्टा यू लिख सकता हूँ, यहाँ से डेल्टा यू आ जाएगा एन सी वी एम डेल्टा टी, तो यहाँ पे मैं डेल्टा यू की जगह एन सी वी एम डेल्टा टी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू वर्क डन एडियाबैटिक।
तो क्या होगा माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। अब क्योंकि इरिवर्सिबल है, एक ही गो में हो रहा है, एक ही प्रोसेस में बहुत ही जल्दी हो रहा है एक ही टाइम पे, तो उस टाइम पे लॉग वर्क लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल हमारा फॉर्मूला है वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, वही लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ से एन सी वी एम डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, इसे मैं लिख सकता हूँ एन आर टी टू बाई पी टू माइनस एन आर टी वन बाई पी वन। अगेन आइडल गैस इक्वेशन से यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे टी टू पी टू ये सब आया, ठीक है। पी टू पीटा मत किसी को। तो ये वाला फॉर्मूला आ गया किसके लिए, टेम्परेचर निकालने के लिए। तो एडियाबैटिक रिवर्सिबल में और एडियाबैटिक इरिवर्सिबल दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, वो होता है एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस वन, बट दोनों में टेम्परेचर निकालने का मेथड अलग होता है। रिवर्सिबल में 3 होते हैं और इरिवर्सिबल में ये होता है एन सी वी एम डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू एन आर टी टू बाई पी टू माइनस एन आर टी वन बाई पी वन, ठीक है। देख लो ये टेम्परेचर निकालने के दो अलग मेथड होते हैं दोनों में, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में। अब आते हैं आगे, इसके बाद से ये ग्राफ देख लो। और अगर लेट्स सपोज ये पीवी ग्राफ है, ठीक है, ये पीवी ग्राफ है। अगर मैं आपको बोलूँ इसमें आइसोकोरिक प्लॉट करो, आइसोकोरिक यानी कि वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, यहाँ पे वॉल्यूम सेम है, तो आइसोकोरिक का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा को आइसोकोरिक। अगर मैं आपको बोलूँ आइसोबारिक का बनाओ, तो आइसोबारिक यानी कि प्रेशर सेम रहेगा, यानी कि कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे सेम प्रेशर है ना, सेम प्रेशर, आइसोबारिक। अगर मैं आपको बोलूँ आइसोथर्मल, अब याद करो स्टेट्स ऑफ मैटर में आपने पीवी आइसोथर्मल का ग्राफ पढ़ा था कि अगर मैं प्रेशर अगर मैं टेम्परेचर को नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखूँ और प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट करूँ तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ ऐसा बनता था। तो ये होता है हमारा आइसोथर्मल, ये आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था। अब एडियाबैटिक कब पढ़ोगे, एडियाबैटिक का थोड़ा नीचे जाता है, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर जाता है, कुछ ऐसा होता है ये, और एडियाबैटिक का से थोड़ा नीचे जाता है ऐसे, ये एडियाबैटिक का नीचे आता है, याद करने वाला, ठीक है। तो आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक थोड़ा नीचे जाता है और आइसोथर्मल ऊपर जाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा। ओके, अब ठीक है, अब आते थोड़ी और बातें पे। एक है मेयर्स रिएक्शन। मेयर्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हेडिंग डाल देना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मेयर्स रिएक्शन, तो मेयर्स रिएक्शन कहता है सी वी एम था पहले, सी पी एम था, आई थिंक सी पी एम था पहले, हाँ सी पी एम था, सी पी एम माइनस सी वी एम इज इक्वल टू आर। अब ये कैसा है, आर क्या गैस कॉन्स्टेंट कैसे है बता दो। सी पी एम, तो सी पी एम याद करो फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन एम है तो एन आ जाएगा डेल्टा टी, और पी है तो यहाँ पे क्यू पी आ जाएगा। अगेन यहाँ पे सी वी, जब आपको फॉर्मूला लिखने हो ना सबसे पहले सी को देखो, कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या था, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू रेज टेम्परेचर, रेज यानी कि इंक्रीज हो रहा है यानी कि डेल्टा टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, तो 1 डिग्री सेल्सियस यानी कि 1 आके तो डिवाइड होगा ऐसे, ठीक है। एम है तो एन आ जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्यू भी आ जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम लोगे तो एन डेल्टा टी नीचे आ गया, क्यू पी माइनस क्यू बी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, क्यू पी को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एच और क्यू वी को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा यू। अब डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया था मैंने, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो इसे मैं लिख सकता हूँ, इसे इधर भेजूंगा ना डेल्टा यू को, तो आ जाएगा पी डेल्टा वी अपॉन एन डेल्टा टी, ठीक है। अब पी डेल्टा वी को मैं लिख सकता हूँ एन आर डेल्टा टी अपॉन एन डेल्टा टी, बिकॉज आर कांस्टेंट होता है, नंबर ऑफ मोल्स भी मैंने कांस्टेंट रखे हैं, तो ऑफकोर्स बात है टेम्परेचर ही चेंज होगा अगर मैंने डेल्टा लगाया। तो फिर डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, एन से एन कैंसिल, तो क्या बचेगा, आर ही बचेगा। तो ये मैंने मेयर्स रिएक्शन को डिराइव भी कर लिया, चलो ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूँ कि जो हीट कैपेसिटी होती है उसकी वैल्यूज़ कितनी होती है, आइसोथर्मल में हीट कैपेसिटी कितनी होगी, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा ना, तो Q अपॉन टी, Q अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि टेम्परेचर डेल्टा टी ज़ीरो हो गया, आइसोथर्मल में टेम्परेचर सेम रहेगा, नहीं डेल्टा टी ज़ीरो हो गया, तो ये वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा। अब हो सकता है कि सिस्टम ने हीट को रिलीज़ करा, उसे मेहनत करनी पड़ी, वो बहुत ही आलसी, उसे मेहनत करनी पड़ी, तो वो दुखी होगा यानी कि नेगेटिव। तो हो सकता है कि इन्फिनिटी भी है या फिर हो सकता है माइनस इन्फिनिटी भी है। इन्फिनिटी तब होगा जब वो हीट रिलीज़ करेगा, सॉरी
माइनस इन्फिनिटी तब हो जाए वो हीट रिलीज करेगा माइनस में, और इन्फिनिटी जब वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। दूसरा आइसोबारिक। अब आइसोबारिक में क्या होगा, डेल्टा पी जीरो होगा, मतलब कि प्रेशर सेम रहेगा, तो क्यू अपॉन डेल्टा टी। अब आइसोबारिक में क्या होता है, प्रेशर सेम रहता है तो यहाँ पे क्यू पी लग जाएगा। अब आइसोकोरिक, आइसोकोरिक डेल्टा वी जीरो होता है, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। थोड़ी राइटिंग खराब आ रही है क्योंकि फ़ोन मैंने पकड़ा हुआ है। क्यू अपॉन डेल्टा टी। अब क्योंकि आइसोकोरिक है तो वॉल्यूम सेम रहेगा, तो यहाँ पे क्यू वी लगा दो, ठीक है। आखिरी बचा है एडियाबैटिक, तो एडियाबैटिक में तो आंसर ज़ीरो ही आ जाएगा, क्यू अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, मैं यहाँ पे क्यू अपॉन डेल्टा टी ये सब लिख के जा रहा हूँ, कभी पता नहीं चले आपको कि भाई ये है क्या। भाई क्यू अपॉन डेल्टा टी होता है टोटल हीट कैपेसिटी, ठीक है। अगर यहाँ पे एन लगा दूंगा तो वो मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगा, बिकॉज फिर वो 1 मोल का हो जाएगा। और यहाँ पे अगर डब्ल्यू लगा दूंगा तो 1 ग्राम का हो जाएगा, ओके। एडियाबैटिक में क्यू जीरो होता है तो आंसर जीरो आ जाएगा, ओके। तो ये मैंने जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बता दी। एक और चीज़ है, सी एम इज इक्वल टू मोलर मास इनटू सी एस, मतलब कि मोलर हीट कैपेसिटी किसके बराबर होता है, अगर मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मोलर मास से मल्टीप्लाई करूँगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको पता है कितनी होती है, क्यू अपॉन डेल्टा टी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो वेट हो जाएगा। अब मोलर मास अपॉन वेट, ठीक है, यहाँ पे मोलर मास है। अगर मैं मोलर मास को वेट से डिवाइड कर रहा हूँ, जब आप गिवन वेट को मोलर मास से डिवाइड करते हो तो नंबर ऑफ मोल्स आते हैं। अगर मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, मोलर मास को अगर मैं वेट से डिवाइड कर रहा हूँ तो 1/n आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा क्यू अपॉन 1/n, यानी कि n नीचे आएगा डेल्टा टी, और ये होता है सी एम, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ याद रखनी है आपको, सी एम इज इक्वल टू मोलर मास इंटू सी एस, और एक सी पी एम माइनस सी वी एम इज इक्वल टू आर, ठीक है। इसके बाद यार मेरी कमर दुख गई। अच्छा, क्यू पी आपको पता है क्या होता है, ये मैं फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है। क्यू पी डेल्टा एच होता है, और डेल्टा एच को मैं लिख सकता हूँ एन सी पी एम डेल्टा टी। अगर समझ नहीं आया तो थोड़ा रट लेना। क्यू वी इज इक्वल टू, वैसे मैंने अच्छे समझाया, क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू, कैसे हुआ, पी डेल्टा वी माइनस पी। अच्छा, ये भी आपको ड्राइव करके बता देता हूँ, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। डेल्टा यू हो सकता है क्यू प्लस डब्ल्यू प्लस डेल्टा वी, डब्ल्यू होता है क्यू माइनस पी डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी। कैंसिल हो गया। कब हुआ है कैंसिल, जब मैंने प्रेशर को कांस्टेंट रखा था। अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट नहीं रखता तो फिर, बिकॉज प्रेशर कांस्टेंट है तभी तो ये प्रेशर बाहर लिखा हुआ है। अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता तो डेल्टा पी भी लिखा होता, अंदर होता प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट है तभी तो प्रेशर बाहर है, तो यानी कि मैंने कांस्टेंट प्रेशर पर रिएक्शन कराया, यानी कि क्यू पी, ठीक है। तो डेल्टा एच क्यू पी के बराबर होता है, और डेल्टा यू क्यू वी के बराबर होता है, मैंने पहले बता दिया था। तो क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी एम डेल्टा टी, ये मैंने पहले ड्राइव करा दिया, ओके। ये याद रखना आपको। इसके बाद आता है फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, जब आप वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपेंशन कराते हो, मतलब कि वैक्यूम आपको पता है ना, जब कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता है तो उस केस में कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगेगा, तो पी एक्सटर्नल जीरो हो जाएगा, तो उस केस में वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, ज़ीरो होता है। क्यों, बिकॉज एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होता है। लिख दूँ क्या, फ्री एक्सपेंशन के अंदर जो वर्क डन होता है, फ्री एक्सपेंशन के अंदर जो वर्क डन होता है वो ज़ीरो होता है, बिकॉज पी एक्सटर्नल ज़ीरो होता है, बिकॉज वो वैक्यूम में कराया जाता है, ठीक है। वो किस में कराया जाता है, वैक्यूम में कराया जाता है, ठीक है। तो चलो अगले लेक्चर में हम एंट्रोपी करेंगे और स्पॉन्टेनिटी गिव्स एनर्जी, वो सब करेंगे। ख़त्म करते वीडियो को, थर्ड पार्ट के लिए तैयार है।